Hello everyone, welcome to my channel Krishna Classopedia. So today we are going to start the first chapter of class 12th geography, which is human geography, nature and scope. So let's start. तो जो हमारा अर्थ होता है उसको दो मेजर कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जाता है. पहला है फिजिकल एनवायरनमेंट और दूसरा है ह्यूमन एनवायरनमेंट. पिछली क्लास में हमने फिजिकल जियोग्राफी के बारे में पढ़ा था जो कि फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ डील करती थी, और अब की क्लास में हम ह्यूमन जियोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे जो कि ह्यूमन एनवायरनमेंट के साथ डील करेगी. तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ह्यूमन जियोग्राफी क्या होता है. ह्यूमन जियोग्राफी डील्स विद द स्टडी ऑफ पीपल, their communities, cultures, economies and interactions with the environment by studying their relations with and across space and place. तो सिंपल लैंग्वेज में ह्यूमन जियोग्राफी क्या करती है, लोगों के बारे में स्टडी करती है, उनकी जो कम्युनिटीज़ हैं उनके बारे में स्टडी करती है, उनके कल्चर्स के बारे में स्टडी करती है, उनकी इकोनॉमीज़ के बारे में स्टडी करती है, और कैसे ह्यूमंस इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं उसके बारे में स्टडी करती है. नेक्स्ट है डुअलिज्म इन जियोग्राफी. तो डुअलिज्म क्या होता है, किसी भी सब्जेक्ट का दो ऑपोजिट एस्पेक्ट्स में डिवीजन हो जाना. ओके, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है नोमोथेटिक वर्सेस इडियोग्राफिक. तो नोमोथेटिक क्या होता है, जिसमें हम जनरल साइंटिफिक लॉज की डिस्कवरी करते हैं, और इडियोग्राफिक क्या होता है जिसमें हम फैक्ट्स और प्रोसेसेस की डिस्कवरी करते हैं. जनरल साइंटिफिक लॉज से ये बिल्कुल अलग है, इसमें फैक्ट्स और प्रोसेसेस की डिस्कवरी की जाती है. नेक्स्ट है हमारा रीजनल और सिस्टमेटिक अप्रोच में डुअलिज्म. तो रीजनल अप्रोच क्या कहती है कि हमें किसी एक एरिया को एज अ होल स्टडी करना चाहिए, उसके सभी एस्पेक्ट्स को इकट्ठे हमने पढ़ना चाहिए. और सिस्टमेटिक अप्रोच कहती है कि हमें पूरे वर्ल्ड के एक एस्पेक्ट को एक साथ पढ़ना चाहिए. थर्ड पॉइंट है हमारा थियोरेटिकल इंटरप्रिटेशन वर्सेस इंटरप्रिटेशन थ्रू हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच. यानी कि जो थियोरेटिकल इंटरप्रिटेशन है और जो हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच से इंटरप्रिटेशन करते हैं उसके बीच में डुअलिज्म. अब नेक्स्ट पॉइंट है द डाइकोटोमी बिटवीन द फिजिकल एंड ह्यूमन इज नॉट अ वेरी वैलिड वन बिकॉज नेचर एंड ह्यूमन्स आर इनसेपरेबल एलिमेंट्स एंड शुड बी सीन होलिस्टिकली. अब आप पूछोगे कि डाइकोटोमी क्या होता है, तो डाइकोटोमी मीन्स कंट्रास्ट या विरोधाभास. तो जो डाइकोटोमी है, जो विरोधाभास है फिजिकल और ह्यूमन के बीच में, वो बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, क्योंकि जो नेचर है और जो ह्यूमंस हैं वो इनसेपरेबल एलिमेंट्स हैं इस अर्थ के. उनको अलग अलग करके हम नहीं देख सकते, वो एक दूसरे पर इतने ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट हैं, तो उनको हमको एज ए होल देखना चाहिए, ना कि अलग अलग. ओके, सो नेक्स्ट है बोथ फिजिकल एंड ह्यूमन फिनोमिना आर डिस्क्राइब्ड इन मेटाफोर्स. मेटाफोर्स क्या होता है, एक इमेजिनेटिव वे में यूज़ करना जब दो चीज़ों की सेम क्वालिटीज़ होती हैं. तो ह्यूमन एनाटोमी से एग्जांपल्स लेके मेटाफोर्स का यूज़ करके फिजिकल और ह्यूमन फिनोमिना को डिस्क्राइब किया जाता है. जैसे कि हम फेस ऑफ अर्थ यानी कि अर्थ का हम फेस के साथ कंपैरिजन करते हैं. आई ऑफ स्टॉर्म यानी कि हम स्टॉर्म का आई के साथ कंपैरिजन करते हैं. माउथ ऑफ द रिवर, स्नाउट और नोज ऑफ द ग्लेशियर, नेक ऑफ द isthmus एंड प्रोफाइल ऑफ द सोइल. इसी तरह से रीजन्स, विलेजेस, टाउन्स को ऑर्गेनिजम्स की तरह भी देखा जाता है और डिस्क्राइब किया जाता है. अब जो जर्मन जियोग्राफर्स हैं वो एक स्टेट या कंट्री को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह डिस्क्राइब करते हैं, और जो नेटवर्क्स हैं रोड्स के, रेलवेज के और वाटरवेज के, वो आर्टरीज ऑफ सर्कुलेशन यानी कि आर्टरीज की तरह काम करते हैं. जैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में आर्टरीज ब्लड की सप्लाई करती हैं, उसी तरह से एक स्टेट या फिर एक कंट्री में रोड्स, रेलवेज और वाटरवेज कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं. अब कुछ जियोग्राफर्स आए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने अपने हिसाब से ह्यूमन जियोग्राफी को डिफाइन किया. तो सबसे पहले आए रैटजल. उन्होंने ह्यूमन जियोग्राफी को कैसे डिस्क्राइब किया देखते हैं. ह्यूमन जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज़ एंड अर्थ सरफेस. ह्यूमन जियोग्राफी क्या है, एक सिंथेटिक स्टडी है. सिंथेसिस मीन्स जिसमें बहुत सारे आइडियाज़, बिलीव्स और स्टाइल्स कंबाइन हो जाते हैं, या फिर इसको हम एक मिक्सचर ऑफ आइडियाज़ कह सकते हैं. तो ह्यूमन जियोग्राफी एक सिंथेटिक स्टडी है ह्यूमन सोसाइटीज़ और अर्थ के सरफेस की रिलेशनशिप के बीच की. इसमें जो वर्ड सिंथेसिस है इसको एम्फोसाइज किया गया है, इसलिए मैं इसका मतलब फिर से बता देती हूँ. कंबाइनिंग सेपरेट आइडियाज़, बिलीव्स और स्टाइल्स. फिर आए एलन सी सैम्पल.
अब देखते हैं उन्होंने ह्यूमन जियोग्राफी को कैसे डिस्क्राइब किया। उन्होंने कहा कि ह्यूमन जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ। अब रिलेशनशिप बिटवीन अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ, ये तो हमने पहले भी पढ़ लिया, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि ये चेंजिंग रिलेशनशिप की, यानी कि जो ये रिलेशनशिप है ह्यूमंस और अर्थ के बीच की, ये चेंज होती रहती है। अब इन्होंने मैन को भी अनरेस्टिंग मैन कहा है, यानी कि कभी ना रेस्ट करने वाला मैन, और अर्थ को क्या कहा है, अनस्टेबल अर्थ, यानी कि जो कभी भी स्थिर नहीं रहता, सेम नहीं रहता, स्टेबल नहीं रहता। अब इन्होंने किस चीज़ पर एम्फोसाइज किया, वो था डायनामिज्म इन रिलेशनशिप, यानी कि जो ह्यूमंस और अर्थ के बीच की रिलेशनशिप है वो चेंज होती रहती है, ये था उनका कीवर्ड। फिर आए पॉल वडल डी ला ब्लाच। उन्होंने अब देखते हैं कि कैसे ह्यूमन जियोग्राफी को डिफाइन किया। Conception resulting from a more synthetic knowledge of the physical laws governing our earth and of the relations between the living beings which inhabit it. अब conception क्या होता है, तो conception होता है an understanding of how or what something is, कि कोई चीज़ क्या और कैसे है उसकी understanding होता है conception। तो जो फिजिकल लॉज हैं जो अर्थ को गवर्न करती हैं, उनकी एक और ज़्यादा सिंथेटिक स्टडी को, और साथ ही वो फिजिकल लॉज जो हैं, जो फिजिकल लॉज क्या होते हैं जो कि अर्थ को गवर्न करते हैं, जैसे कि ग्रेविटी, ठीक है, तो उन फिजिकल लॉज का जो रिलेशन है लिविंग बींग्स के साथ, वो पॉल वडल डी ला ब्लाच ने बताया। अब नेक्स्ट इन्होंने कहा कि ह्यूमन जियोग्राफी ऑफर्स अ न्यू कंसेप्शन ऑफ द इंटर रिलेशनशिप्स बिटवीन अर्थ एंड ह्यूमन बींग्स। तो जो ह्यूमन जियोग्राफी है वो एक नया कंसेप्शन ऑफर करती है ह्यूमंस और अर्थ के बीच की रिलेशनशिप के बीच में। नेक्स्ट है हमारा नेचर ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। ह्यूमन जियोग्राफी स्टडीज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल एनवायरनमेंट एंड द सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स थ्रू म्यूचुअल इंटरेक्शन विद ईच अदर। अब ह्यूमन जियोग्राफी क्या स्टडी करता है, फिजिकल एनवायरनमेंट और सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट के बीच की इंटर रिलेशनशिप। और ये जो सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट है इसको ह्यूमन बींग्स ने ही क्रिएट किया है एक दूसरे के साथ म्यूचुअल इंटरेक्शन करके, यानी कि ह्यूमन बींग्स ने और नेचर ने, फिजिकल एनवायरनमेंट ने आपस में इंटरेक्शन की। इंटरेक्शन क्या होता है, एक्ट ऑफ डूइंग और टेकिंग थिंग्स, ठीक है, लेना देना, किसी से कुछ आदान प्रदान करना, कुछ चीज़ें नेचर हमसे लेता है, कुछ चीज़ें हम नेचर को देते हैं, इससे सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। एलिमेंट्स ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, लैंडफॉर्म्स, सॉइल, क्लाइमेट, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड डाइवर्स फ्लोरा एंड फोना। अब ये जो है एलिमेंट्स ये ह्यूमंस ने क्रिएट किए हैं, हाउसेज, विलेजेस, सिटीज़, रोड रेल नेटवर्क्स, industries, farms, ports, etc. While physical environment has been greatly modified by humans, it has also in turn impacted human lives. अब देखिए फिजिकल एनवायरनमेंट को तो ह्यूमंस ने मॉडिफाई किया है, लेकिन क्या उसने हमको मॉडिफाई नहीं किया है, इसने हमारी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट किया है। नेक्स्ट है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। Human beings interact with their physical environment with the help of technology. अब जो humans हैं वो physical environment के साथ कैसे interact करते हैं, टेक्नोलॉजी की मदद से। Technology indicates the level of cultural development of the society. अब जो टेक्नोलॉजी है वो एक इंडिकेटर है कि उस सोसाइटी की कल्चरल डेवलपमेंट कितनी है। तो जो टेक्नोलॉजी है वो किसी भी सोसाइटी की कल्चरल डेवलपमेंट को इंडिकेट करती है। Humans have developed technology after they developed better understanding of the natural laws. अब जो humans हैं उन्होंने टेक्नोलॉजी को कैसे डेवलप किया, जब उन्होंने जो नेचुरल लॉज हैं उनकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग को डेवलप किया, तभी वो टेक्नोलॉजी को डेवलप कर पाए। एग्जाम्पल देखिए इसके कि जब ह्यूमंस ने फ्रिक्शन और हीट की डिस्कवरी की, तब उन्होंने फायर की भी डिस्कवरी कर ली। जब उनको सीक्रेट्स ऑफ डीएनए एंड जेनेटिक्स के बारे में पता चला, तब उन्होंने बहुत सारी डिसीजेस को कनकर कर लिया। जब उनको एरोडायनेमिक्स के लॉज का पता चला, तब उन्होंने और ज़्यादा फास्टर प्लेन्स को डेवलप कर लिया। नॉलेज अबाउट नेचर इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टू डेवलप टेक्नोलॉजी। नेचर की नॉलेज
टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड टेक्नोलॉजी लूजन्स द शैकल्स ऑफ द एनवायरनमेंट ऑन ह्यूमन बींग्स। टेक्नोलॉजी की मदद से जो हम हैं, ह्यूमंस हैं, वो एनवायरनमेंट ने जो हम पर हथकड़ियाँ डाली हुई हैं उनको लूज कर सकते हैं। इन अर्ली स्टेजेस ऑफ इंटरेक्शन ह्यूमंस अडेप्टेड टू द डिक्टेट्स ऑफ नेचर। अब जब इंटरेक्शन की अर्ली स्टेजेस थी, यानी कि जब ह्यूमंस नेचर से सीख ही रहे थे, जब ह्यूमंस आए ही थे इस वर्ल्ड में, तब वो जो नेचर कहता था वो करते थे। नेचर कहता था कि बारिश आ गई है तो वो अपना सर छुपाते थे, ठीक है, तो जो भी नेचर कहता था वो वही करते थे। बिकॉज द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वॉज वेरी लो। उस टाइम पे जो टेक्नोलॉजी थी वो बहुत ही ज़्यादा लो थी, जो टूल्स थे वो बिल्कुल सिंपल थे। एंड द स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वॉज ऑल्सो वेरी प्रिमिटिव। और जो ह्यूमन डेवलपमेंट की स्टेज थी वो भी बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव थी, पिछड़ी हुई थी। दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज कॉल्ड एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। अब इस टाइप की इंटरेक्शन को क्या कहते हैं? एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, यानी कि ह्यूमंस उस टाइम पर पूरी तरह से एनवायरमेंट पर ही डिटरमाइन रहते थे, जो वो कहता था वो वही करते थे। इट एडवोकेट्स नेचर सुप्रीमेसी ओवर मैन। इससे हमको ये पता चलता है कि जो नेचर है वो मैन से ज़्यादा सुप्रीम है। ह्यूमंस वर नेचुरलाइज्ड, दे लिसन टू नेचर एंड वर अफ्रेड ऑफ इट्स फ्यूरी एंड वर्शिप्ड इट। तो जो ह्यूमंस थे उस टाइम पर वो बहुत ही ज़्यादा नेचुरलाइज्ड थे, उन्होंने नेचर के हिसाब से अपने आप को ढाला हुआ था। वो नेचर की सुनते थे, ठीक है, उससे डरते थे और उसकी पूजा किया करते थे। It says that all activities of humans are determined by the environment in which he or she lives. इससे हमें क्या पता चलता है कि जो ह्यूमंस हैं उनकी सभी एक्टिविटीज़ उसी एनवायरनमेंट पर डिपेंड होती हैं जिसमें वो रहते हैं। अब आपकी बुक में एक बेंडा ऑफ अबुजमाद एरिया ऑफ सेंट्रल इंडिया, बेंडा की एक स्टोरी दी गई है, उसको आपको पढ़ लेना है। बहुत ही सिंपल स्टोरी है, एक बार मैं बता देती हूँ कि उस स्टोरी में कहना क्या चाहते हैं। तो इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्ट रिलेशनशिप ऑफ अ हाउस होल्ड बिलोंगिंग टू एन इकोनॉमिकली प्रिमिटिव सोसाइटी विद नेचर। इसमें क्या रिप्रेजेंट किया गया है कि एक जो प्रिमिटिव सोसाइटी है, इकोनॉमिकली प्रिमिटिव सोसाइटी है, वो कैसे डायरेक्ट रिलेशनशिप में है नेचर के साथ, ठीक है। नेचर इज पावरफुल फोर्स, इट इज़ वर्शिप्ड, रेवर्ड एंड कंजर्व। यहाँ पर एक इकोनॉमिकली प्रिमिटिव सोसाइटी में नेचर जो है वो पावरफुल फोर्स है, उसकी पूजा की जाती है और उसको कंजर्व किया जाता है, उसको बचाया जाता है। फिजिकल एनवायरनमेंट बिकम्स मदर नेचर बिकॉज देयर इज अ डायरेक्ट डिपेंडेंस ऑन नेचर। एक ऐसी स्टेट में फिजिकल एनवायरनमेंट जो है वो मदर नेचर बन जाता है। मदर नेचर यानी कि वही इंसानों को पालता है। ह्यूमंस जो है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं नेचर पर। नेक्स्ट है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट। जब ह्यूमंस सोशली और कल्चरली डेवलप हुए तब उनको एक बेटर और मोर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी का उन्होंने डेवलपमेंट कर लिया और वो एक नेसेसिटी की स्टेट से, एक ज़रूरत की स्टेट से फ्रीडम की स्टेट पर वो मूव हो गए। इम्प्रिंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर क्रिएटेड एवरीवेयर। Health resorts on highlands, huge urban sprawls, fields, orchards and pastures in plains and rolling hills, ports on the coasts, oceanic routes on the oceanic surface and satellites in the space. अब जो ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ हैं उनके इम्प्रिंट्स, उनके छाप हर जगह छपे हुए हैं। हाईलैंड्स पर हेल्थ रिजॉर्ट्स बने हैं, ह्यूज अर्बन स्प्रोल्स बने हैं, फील्ड्स बनी हैं, ऑर्चार्ड्स बने हैं, पेस्चर्स बने हैं, कहाँ पर? प्लेन्स में और रोलिंग हिल्स में। पोर्ट्स बने हैं कोस्ट्स पर, और यहाँ तक कि ओशंस में और स्पेस में भी ह्यूमंस के एक्टिविटीज़ के छाप छपे हैं, ओशियानिक रूट्स और सैटेलाइट्स की फॉर्म में। तो एक ऐसी स्टेट जिसमें ह्यूमंस टेक्नोलॉजी की मदद से जो चाहे वो कर सकते हैं उसको बोलते हैं पॉसिबिलिज्म। नेचर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज and human beings make use of these, and slowly nature gets humanized and starts bearing the imprints of human endeavor. तो जो नेचर है वो हमको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है, ह्यूमन बींग्स इन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और धीरे धीरे
नेचर ह्यूमनाइज्ड हो जाता है और ह्यूमंस की जो एक्टिविटीज़ हैं उसके छाप नेचर पर पड़ने शुरू हो जाते हैं। स्टोरी ऑफ करी ऑफ ट्रोंडहाइम। अब आपकी बुक में करी की स्टोरी दी गई है, बहुत ही सिंपल स्टोरी है, आप खुद पढ़ लीजिएगा। मैं आपको बता देती हूँ कि उसमें बेसिकली क्या कहा गया है और क्या बताने की कोशिश की गई है। तो उसमें हमको ये बताने की कोशिश की गई है कि कैसे टेक्नोलॉजी की मदद से हम ह्यूमंस ने जो भी हमारे ऊपर नेचर ने रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर रखे थे उनको ओवरकम करने में कैसे मदद की है। अब आता है न्यू डिटर्मिनिज्म या फिर स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म का कंसेप्ट। अब एक है हमारे पास एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म जो कि कहता है कि ह्यूमंस पूरी तरह से नेचर पर डिपेंडेंट हैं, और एक है हमारे पास पॉसिबिलिज्म का कंसेप्ट जो कहता है कि ह्यूमंस टेक्नोलॉजी की मदद से कुछ भी कर सकते हैं। बट ये दोनों कहीं ना कहीं गलत हैं, क्योंकि ह्यूमंस पूरी तरह से नेचर पर डिपेंडेंट नहीं है और ना ही वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हैं। ह्यूमंस चाहे तो टेक्नोलॉजी की मदद से सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन नेचर को ध्यान में रख के, जब नेचर उनको अलो करे वो तभी कुछ कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट लाइक ग्रिफिथ टेलर ही इंट्रोड्यूस्ड अनदर कंसेप्ट विच रिफ्लेक्ट्स अ मिडल पाथ और मध्यम मार्ग बिटवीन द टू आइडियाज ऑफ एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म। इन्होंने कहा कि इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म दोनों ही पूरी तरह से सही नहीं हैं, इनके बीच में एक मिडल पाथ है, यानी कि एक मध्यम मार्ग है जो कि इन दोनों ही कंसेप्ट से लिया गया है लेकिन इनसे डिफरेंट है।